Hello guys, today we are here with our new topic of trade cycle. This topic is helpful for the students of BCom, BBA, BA, third sem, BA Economic Honors, MA Economics, MCom. All the classes have this topic in different semesters. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ट्रेड साइकिल बेसिकली होता क्या है। देखो, हम कई बार बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि अब अमेरिका की इकॉनमी में रिसेशन है, अब इंडिया की इकॉनमी डिप्रेशन में है, या चाइना की इकॉनमी बूम पर है। ये बेसिकली कुछ लेटेस्ट एग्जांपल्स हैं जिसको हम डेली न्यूज़ वगैरह में सुनते रहते हैं। अब क्वेश्चन दिमाग में ये होता है कि ये जो अमेरिका की इकॉनमी डिप्रेशन में है, इंडिया में रिसेशन है, या फिर चाइना जो है ना वो प्रोस्पेरिटी यानी कि बूम की तरफ बढ़ रहा है, उसमें बूम की स्टेज है। बेसिकली ये चीज़ें डिप्रेशन, रिसेशन, बूम, ये होता क्या है, इन्हीं को ही हम ट्रेड साइकिल के डिफरेंट फेसेस कहते हैं। जब किसी इकॉनमी में अर्थव्यवस्था एक अच्छी स्टेज में होती है तो उसको बूम कहा जाता है, यानी कि वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है, जीडीपी का लेवल बहुत हाई है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल हाई है, और जैसे गरीबी बिल्कुल भी नहीं है, उस स्टेज को बूम कहा जाता है। उसके बाद जैसे जब धीरे धीरे इकॉनमी एक बेटर स्टेज से डाउनवर्ड मूव करना शुरू करती है तो उसको रिसेशन कहते हैं, और जब अपने लोवेस्ट पॉइंट पर होती है तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। तो इन्हीं फेसेस को आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो बेसिकली ट्रेड साइकिल्स क्या होता है कि जब इकॉनमी में पीरियडिकली कुछ चेंजेस आते हैं, यानी कि बूम, डिप्रेशन, और ये साइक्लिकल इन नेचर होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम डिप्रेशन है, डिप्रेशन के बाद सीधा जो है ना आप नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच जाएंगे। इसका एक फेस होता है, एक साइक्लिकल चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग ही एक स्टेज के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इस तरीके से इनकी स्टेजेस होती हैं। बूम के बाद आप डायरेक्ट डिप्रेशन में नहीं आते, बीच में रिसेशन आता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग स्टेजेस है। जैसे अब डिप्रेशन आ गया, डिप्रेशन के बाद सीधा बूम नहीं आएगा, उससे पहले रिकवरी की स्टेज आएगी। तो ये स्टेजेस जो है ना, जो पीरियडिकली इकोनॉमी में अकर करती हैं, तो इन्हीं की अकरेंस को ही बिजनेस साइकिल्स कहा जाता है। यहाँ पर बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन है प्रोफेसर हेंसन की। ट्रेड साइकिल्स की या बिजनेस साइकिल एक ही बात होती है कि ट्रेड साइकिल इज पीरियडिकली अ मैनिफेस्टिकेशन of industrial segment of the economy from which prosperity or depression is redistributed to other groups in the highly interrelated modern सिस्टम। कि ट्रेड साइकिल एक वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक वो सेगमेंट होता है इकोनॉमी का जिसमें कि प्रोस्पेरिटी, डिप्रेशन ये टाइम टू टाइम मूव करती रहती हैं। जब आपका सारा का सारा इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से हाईली कॉरिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। बिजनेस साइकिल्स आपके कितनी तरह के होते हैं? एक होते हैं आपके सबसे पहले मेजर, फिर माइनर, और तीसरे हैं आपके वेरी लॉन्ग साइकिल्स। इन तीनों साइकिल्स को अब हम इनके नाम से स्टडी करेंगे। ये 2 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है, बीकॉम में तो ये सीधा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड साइकिल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेजर साइकिल्स। मेजर साइकिल्स को, इन साइकिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन केवल और केवल इनकी अकरेंस ऑफ टाइम पर है कि कौन सा कितने टाइम ईयर के लिए है। जैसे कि जो साइकिल्स 8 से 12 सालों के लिए होते हैं उनको मेजर साइकिल्स कहा जाता है। इनको सबसे पहले प्रोफेसर जगलर ने दिया था, इसलिए इनको जगलर साइकिल भी कहा जाता है। आप इन मेजर साइकिल्स को जगलर साइकिल भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आते हैं माइनर। माइनर वो साइकिल्स होते हैं, वो बिजनेस साइकिल जिनका कि एक पूरे चक्र का टाइम पीरियड 2 से 5 सालों के बीच का होता है। इनको सबसे पहले एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट हुए हैं किचन,
किचन ने इनको दिया था, इसलिए इनको किचन साइकिल्स भी कहा जाता है। तो आप माइनर साइकिल्स जो है इनको किचन साइकिल भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आता है आपका वेरी लॉन्ग साइकिल्स। ये वो टाइम पीरियड साइकिल्स होते हैं जिनका टाइम पीरियड बहुत लंबे सालों का होता है, जो कि 50 से 60 सालों के बीच में ये साइकिल्स अकर करते हैं। और इनको सबसे पहले एक रशियन इकोनॉमिस्ट कोंडाथीफ ने दिया था, इसीलिए इनको कोंडाथीफ भी कहा जाता है। इन साइकिल्स को कोंडाथीफ साइकिल्स भी कहा जाता है। तो बेसिकली आपकी ट्रेड साइकिल 3 तरह की होती हैं, जगलर, किचन एंड कोंडाथीफ। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं बेसिक क्वेश्चन। ये बहुत बार आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस साइकिल्स, एक्सप्लेन इट्स फेसेस। फेसेस में आपको सिर्फ ये 4 फेसेस हैं, इनको सीक्वेंस वाइज लर्न करके और इनको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये फेसेस सबसे पहले प्रोफेसर शिम्पीटर जो है ना, उन्होंने ट्रेड साइकिल के फेसेस को 4 भागों में बांटा था। सबसे पहला है एक्सपेंशन, फिर उसके बाद रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। रिसेशन और रिकवरी जो है ना, इनके यही 2 नाम हैं, जबकि एक्सपेंशन जो है ना उसको हम बूम भी कहते हैं और प्रोस्पेरिटी भी कहते हैं। प्रोस्पेरिटी आ जाए, बूम आ जाए या एक्सपेंशन आ जाए, एक ही बात है। इसी तरीके से डिप्रेशन जो है ना उसको कॉन्ट्रैक्शन और टफ भी कहा जाता है। डिप्रेशन आ जाए, टफ आ जाए या फिर कॉन्ट्रैक्शन आ जाए, ये तीनों एक ही बात होती हैं। तो अब हम इन चारों फेसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। ये फेसेस जो है ना, इनको हम इस फिगर से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि ये ई जो है ये इक्विलिब्रियम लाइन है, ये आपकी राइमिक फ्लक्चुएशन है बिजनेस साइकिल की। राइमिक फ्लक्चुएशंस का मतलब है कि ये एक सिस्टम से चलते हैं। सबसे पहले यदि हम इकोनॉमी से में इक्विलिब्रियम की लाइन से अपवर्ड मूव करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली फर्स्ट स्टेज आएगी बूम की। फिर बूम के बाद जैसे जैसे इकोनॉमी धीरे धीरे डाउनवर्ड मूव करती है तो सेकंड स्टेज आती है रिसेशन की। फिर जब इकोनॉमी अपने सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर होती है उसको डिप्रेशन कहा जाता है। फिर लोवेस्ट पॉइंट से जब इकोनॉमी धीरे धीरे इम्प्रूव करना शुरू करती है उसको रिकवरी कहा जाता है। इसको हम किसी एक ह्यूमन बीइंग की, जैसे ये जो है बूम, ये सबसे बेस्ट स्टेज है, यानी कि ये यूथ है, यहाँ पर वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। तो इकोनॉमी को एक जवान बच्चे से यहाँ पर कॉरिलेट करें तो एक जवान पर्सन जैसे अपनी जवानी के टाइम महसूस करता है, वैसे इकोनॉमी बूम के टाइम महसूस करती है। धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसकी जो लाइफ है उसमें कुछ नेगेटिव से चेंजेस आने शुरू होते हैं। उसका जैसे कहीं घुटनों में दर्द होना या कुछ इस तरह से नेगेटिव फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो उस नेगेटिव फीलिंग को रिसेशन कहा जाता है। ठीक है। फिर जैसे जैसे वो बिल्कुल अपने मतलब कोई एक पर्सन पूरी तरह से बीमार हो जाता है, उसको ये फील हो जाता है मैं अब बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल ख़त्म हो जाऊंगा, तो उस स्टेज में हम क्या कहते हैं, ये तो है ना डिप्रेशन में है, इसको कुछ मत कहो। तो वही इकोनॉमी में भी यहाँ पर नेगेटिव बातें जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर हम उस पर्सन को क्या करते हैं, डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसको मेडिकेट करता है, उसको दवाइयाँ देता है और उन दवाइयों के असर से वो धीरे धीरे अपने आप को बेटर फील करना शुरू करता है। हम क्या कहते हैं कि अब ये रिकवर करना शुरू कर रहा है। उसी तरह इकोनॉमी में हम उसको मेडिसिन नहीं देते, हम उसमें क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लेवल को बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर का रोल प्ले करती है, इन्वेस्टमेंट मेडिसिन का रोल प्ले करता है और धीरे धीरे इकोनॉमी फिर अपनी बेटर स्टेज की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि यूथ स्टेज, फिर यूथ में जैसे धीरे धीरे जो है ना पर्सन कुछ नेगेटिव में जाना शुरू करता है, फिर वो बिल्कुल नेगेटिव में हो जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे दवाइयाँ लेकर वो ठीक होना शुरू करता है। ऐसे ही इकोनॉमी को हम इसको स्टेजेस को लर्न कर सकते हैं। ठीक है। अब है कि एक्सपेंशन जो है या बूम, इसका फेज, सबसे पहले ये फेज जो है ना ये साइक्लिकली रिप्रेजेंट करता है कि इकोनॉमी बेस्ट स्टेज में है, प्रोस्पेरिटी में है। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है ना वो बहुत तेज़ी से वर्कआउट करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना उनको ऑप्टिमियम यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से जितने भी हैं सारे रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं किया जाता,
फुली यूटिलाइज किया जाता है। इस फेज में जो है ना मतलब हम क्या क्या मेन चीज़ें स्टडी करते हैं कि सबसे पहले है कि इनकम का लेवल मैक्सिमम हो जाता है, बहुत हाई इनकम अर्न करते हैं, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर हर चीज़ के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल अचीव हो जाता है, क्योंकि प्राइजेस बढ़ जाते हैं, प्राइजेस बढ़ेंगे तो हम जो है ना आउटपुट भी बढ़ाएंगे, आउटपुट बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होगी, तो इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल अचीव हो जाता है। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी जब डिमांड बढ़ती है तो फिर हम लेबर की डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई नहीं है, तो वहाँ पर वेजेस भी बढ़ती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेंट, टैक्सेस, सभी चीज़ें जो है ना वो बढ़ती चली जाती हैं और इकॉनमी बहुत तेज़ी से अपवर्ड ग्रो करती है। प्रॉफिट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, प्राइजेस जैसे शेयर्स के प्राइजेस बढ़ जाते हैं, मतलब प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो है ना वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, ट्रेडर्स इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स जो है ना वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और डिमांड ऑफ कंजप्शन गुड्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण प्राइजेस बढ़ जाते हैं। क्रेडिट पॉलिसी लिबरल होती है, यानी कि बैंक जो है ना वो आपको, क्योंकि बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो बहुत हाई होता है, इसीलिए बैंक जो है ना वो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये मेन फीचर्स थे बूम के। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिसेशन के पीरियड में क्या होता है। इसमें प्रोस्पेरिटी के बाद की जो स्टेज होती है उसको रिसेशन कहा जाता है। जब एंटरप्रेन्योर्स जो है ना यहाँ पर प्रॉफिट्स कमाने के मकसद से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन कई बार जो वो इन्वेस्टमेंट जो है ना वो उसकी प्रॉफिटेबल, उसको फ़ायदा देने वाली नहीं होती, तो उसका जो ऑप्टिमियम लेवल जो है ना वो धीरे धीरे पैसिमिस्टिक में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आशावादी जो एंटरप्रेन्योर थे वो अब निराशावादी हो जाते हैं और जिसके कारण इन्वेस्टमेंट का घटना शुरू हो जाता है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो है ना वो फर्म्स को छोड़कर चले जाते हैं। जब इन्वेस्टमेंट का लेवल कम होगा तो आउटपुट भी कम होगा, आउटपुट कम होगा तो फिर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी कम होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम होगा तो इनकम भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो इस फेज के मेन फीचर्स क्या हैं ये हम पढ़ते हैं। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट का लेवल कम हो जाता है, एंटरप्रेन्योर जो है ना वो पैसिमिस्टिक हो जाता है, इसलिए यहाँ इस स्टेज में इनकम फॉल होनी शुरू हो जाती है, प्राइजेस बहुत तेज़ी से डाउन चले जाते हैं, वेजेस और प्रॉफिट का लेवल कम हो जाता है। क्योंकि बैंक को लगता है कि जब इन्वेस्टमेंट का लेवल कम होगा तो पीपल जो है ना फिर वो मतलब मनी की डिमांड भी कम करते हैं, मनी की डिमांड कम करते हैं, तो इस वजह से बैंक को भी फिर बैंक क्रेडिट की पॉलिसी जो है ना उसको धीरे धीरे कम करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट का लेवल डाउन होता चला जाता है, स्टॉक ऑफ गुड्स जो है ना वो भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि हम आउटपुट ही नहीं बढ़ाते, कस्टमर की डिमांड भी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, लोगों की इनकम कम हो जाएगी, लोगों की इनकम जब कम होगी तो वो डिमांड भी कम करते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे इकोनॉमी डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देती है। ये जो यहाँ से ये वाली जो स्टेज है, मतलब बूम से यहाँ तक आने की जो स्टेज है, इसकी को ही रिसेशन कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम डिप्रेशन की। डिप्रेशन को हम टफ और कंट्रैक्शन भी कहते हैं। जब एक बार रिसेशन का लेवल स्टार्ट हो जाता है तो ये फिर ख़त्म कहाँ पर होता है, ये बिल्कुल इकोनॉमी को एक हेल्पलेस लेवल पर लाकर ख़त्म होता है, जिसको कि ये इकोनॉमी का सबसे लोवेस्ट लेवल होता है, इसको डिप्रेशन कहा जाता है। डिप्रेशन में मतलब जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग को डिप्रेशन होता है, उसको जीने की इच्छा नहीं होती, लेकिन इकोनॉमी को हम ये तो नहीं कह सकते जीने की इच्छा नहीं होती, लेकिन उसको वहाँ से उठाना, अपलिफ्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आउटपुट का लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, एक्सट्रीमली लो हो जाता है, रॉ मटेरियल के प्राइजेस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, फिनिश्ड गुड के प्राइजेस इतने ज़्यादा कम हो जाते हैं कि एंटरप्रेन्योर को लगता है मुझे तो अपनी कॉस्ट भी नहीं मिल रही, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। तो जब डिप्रेशन आता है तो यहाँ पर ऑल इकोनॉमिक फैक्टर जैसे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, प्राइजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिमांड, सब कुछ खत्म हो जाता है, मतलब ना के बराबर होता है। तो इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं कि
लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम जो बहुत डाउन हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही ना के बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट लगभग खत्म। वेजेस, इंटरेस्ट और अदर कॉस्ट वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। कंज्यूमर की डिमांड फॉर गुड्स जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। इकोनॉमी जो है ना वो बिल्कुल डाउनवर्ड स्टेज पर आ जाती है। यहाँ पर मल्टीप्लायर का बैकवर्ड एक्शन स्टार्ट हो जाता है, एक्सेलरेशन भी वर्कआउट नहीं करता, प्रॉफिट बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। कैश रिजर्व्स बैंक के जो है ना वो भी मतलब बैंक के पास ही रखे रहते हैं, कोई भी उनकी डिमांड नहीं करता, क्रेडिट्स की डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद अब इस स्टेज से इकोनॉमी को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मेडिकेट करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर गवर्नमेंट वर्कआउट करती है और गवर्नमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट करती है। तो इसी स्टेज को हम जब गवर्नमेंट ये एफर्ट्स करती है उसको रिकवरी कहा जाता है। डिप्रेशन का फेज लास्ट नहीं हो सकता क्योंकि डिप्रेशन से इकोनॉमी को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कोई भी वर्कआउट नहीं करता, वो डरता है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि सब चीज़ों के प्राइजेस बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं, मल्टीप्लायर का बैकवर्ड एक्शन शुरू हो जाता है। फिर गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है और इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना स्टार्ट कर जाती है। तो इसमें जब गवर्नमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, प्राइजेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, डिमांड कंजप्शन गुड्स की, प्रोडक्शन गुड्स की धीरे धीरे बढ़ जाती है। जब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड बढ़ेगी। उस बढ़ती हुई डिमांड को मीट करने के लिए फिर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो है ना वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण कंजप्शन गुड्स की डिमांड बढ़ने के कारण प्रोडक्शन गुड्स की डिमांड भी बढ़नी शुरू हो जाती है। यानी कि प्रोडक्शन गुड्स के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसकी डिमांड भी बढ़नी शुरू हो जाती है। प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं, कॉस्ट धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, बैंक लिबरल क्रेडिट पॉलिसी के थ्रू लोन्स देना स्टार्ट कर जाते हैं और जो इकोनॉमी में पेसिमिशन था यानी कि जो निराशावादी स्टेज थी वो धीरे धीरे आशावाद में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। इस तरीके से हम बिजनेस साइकिल के ये 4 फेसेस को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे हिक्स की थ्योरी। इसको बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।